नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बीपीएससी पीवाईक्यूज यानी 71वीं बीपीएससी 2025 तैयारी जीत की श्रृंखला का एपिसोड नंबर 5। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न और उसका संपूर्ण डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में 30 प्रश्न पर डिस्कशन किया गया है। सो लेट्स बिगिन। बीपीएससी पीवाईक्यूज के सभी विषयों का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एमपीएन एकेडमी ऐप के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज के पिछले एपिसोड तक हमने 80 प्रश्न इतिहास के सॉल्व कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किस किताब में किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ने कहा है कि मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका के अंश मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने फोको की यानी फाहियान की यात्रा नामक एक पुस्तक लिखी। इन्होंने बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों, साथ ही शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों और बौद्ध मठों का दौरा भी किया। चोल युग सबसे प्रसिद्ध था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभाएं होती थी यहाँ पर। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय, जो पहले कांची के पल्लवों के सामंत थे। इन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया। सबसे महान चोल शासक राजा वन और उसके बेटे राजेंद्र प्रथम थे। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन या ग्राम सभाएं थी। चोल प्रशासन में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं थी। उर सबसे आम प्रकार की सभा थी, यह उन गांवों में मौजूद थी जहां जमीन पर सभी वर्गों के लोगों का स्वामित्व था। सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों की एक सभा थी। इसके सदस्य उन गांवों में से थे जहां सारी जमीन पर सिर्फ ब्राह्मण लोगों का स्वामित्व था। नगरम व्यापारियों की एक सभा थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। विजयनगर या विजय का शहर भी था और साम्राज्य भी था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। इन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था। वे कौन कौन से हैं? संगमा, सलुवा, तुलुवा और अरविदु। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी कर्नाटक में पाए गए थे। मंदिरों के शहर हम्पी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। राजत्व के उनके सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत राजाओं का दैवीय अधिकार था। बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजत्व ईश्वरीय संस्था है। वह रक्त और लव की अपनी नीति के लिए भी प्रसिद्ध था। उसने सिजदा और पैबोस की फारसी रीति रिवाजों की शुरुआत की। बलबन खुद चालीसा या चहलगनी का सदस्य था, लेकिन उसने चहलगानी की शक्ति को तोड़ दिया और ताज की प्रतिष्ठा को बहाल किया। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय सेना बनाई जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, और वित्त विभाग से सैन्य मामलों को अलग कर दिया जिसका नाम रखा गया दीवान ए वजारत। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले विशाल प्रवेश द्वारों को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। देश में मंदिरों के लिए 2 प्रमुख शैली है। उत्तर भारत में नागरा और दक्षिण भारत में द्रविड़। द्रविड़ मंदिर एक परिसर की दीवार के भीतर संलग्न है। सामने की दीवार के केंद्र में एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के मंदिर में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर के शीर्ष पर स्थित मुकुट तत्व के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर एक छोटे स्तूपिका के आकार का होता है। विमान मुख्य मंदिर की मीनार का आकार है। मंदिर का प्रवेश द्वार, जो पोर्टिको या स्तंभित हॉल हो सकता है जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह शामिल होती है, उसे मंडप के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत किसके दरबार में हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
अकबर। यूरोपीय कलाकार ब्रिटिश व्यापारियों के साथ भारत आए जो अपने साथ नई शैली लेकर आए और उन्होंने ऐसी तस्वीरें बनाना शुरू किया जो यूरोप में व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गई और भारत के बारे में पश्चिमी धारणाओं को आकार देने में मदद की। यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत अकबर के दरबार में पुर्तगाली पुजारियों ने की थी। उनके प्रभाव में निकट और दूर के लोगों और चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखने की कला को चुपचाप अपनाया गया। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। भारत में पेपर का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 12वीं शताब्दी में। कागज बनाने का आविष्कार चीनियों ने किया था। हान राजवंश के दौरान शाही दरबार में काम करने वाले चीनी अधिकारी साई लून का नाम कागज के आविष्कार से जुड़ा है। भारत में कागज का इस्तेमाल 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बनावली। हल का टेराकोटा मॉडल बनावली हरियाणा के हड़प्पा स्थल में पाया गया था। पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा, और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आए थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। प्रसिद्ध चीनी यात्री सुंग यून फायांग के बाद 1517 से 1518 ईस्वी में भारत आए थे, जिसने बुद्ध के उपदेशों के आधिकारिक ग्रंथों की खोज में चीन के चांग गान से भारत की यात्रा शुरू की। सुंग यून का अपने देश और उसके शासक के प्रति एक उच्च दृष्टिकोण था, जो आधुनिक इतिहास में हुणों की अत्यधिक नकारात्मक छवि के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। वह बौद्ध महारानी हूं के शासनकाल के दौरान भिक्षु हुई झेन, फाली और झेंग फूजे के साथ भारत आए थे, जो उत्तरी वेई राजवंश से संबंधित थीं। सोंग यून जो मूल रूप से चीन के डुनहुयांग से थे। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई,
एक से अधिक, चेदी वंश भी और महामेघवाहन वंश भी। खरवेल कलिंग के राजा थे जो वर्तमान उड़ीसा में है। इन्होंने दूसरी शताब्दी के दौरान शासन किया। ये महामेघवाहन वंश के सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इसे चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता था। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबद्ध था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। यह सैन्य विभाग था जिसका प्रबंधन अरीज ए मुमालिक द्वारा किया जाता था। प्रशासनिक विभाग और इन विभागों को शुरू करने वाले शासन इस प्रकार हैं। दीवाने मुक्त खराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज तुगलक द्वारा। दान ए बंदगान फिरोज तुगलक द्वारा। दीवान ए अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवान ए रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था और विदेशी मामलों की देखरेख करता था। दीवान ए इंसा सरकारी पत्राचार से संबंधित था। दीवान ए वजारत वित्तीय मामलों या राजस्व विभाग से संबंधित था। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिना खेती वाली वन भूमि। देखिए भूमि के प्रकार, उसका अर्थ क्या होता है? क्षेत्र हो गया खेती योग्य भूमि, वस्ती हो गया रहने योग्य भूमि, सारा हो गया चारागाह, खिला हो गया बंजर भूमि और अपराहत हो गया बिना खेती की वन भूमि। जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। हुमायूं 1530 से 40 और 155 से 56 में सैयद अली और अब्दुल समद ये दो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्हें वह ईरान से दिल्ली लेकर आए थे। जहांगीर के समय 1605 से 1627 में प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन, बिशन दास, मंसूर इनायत, बालचंद आदि। शाहजहां का देखेंगे 1628 से 58, इनके दौरान मीर हासिम, फ़कीर उल्लाह, मोहम्मद नादिर समरकंदी, मुरार और हुनर, मोहम्मद नादिर और अनूप और चित्रा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन का एक मुस्लिम राज्य था और महान मध्ययुगीन भारतीय राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य की शक्ति मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गई। यह अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। वो अपने मंत्री महमूद गवान की सलाह और सेवाओं के कारण अपने साम्राज्य के विस्तार में सफल रहा। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत आए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। देवराय द्वितीय ने गजबेटेगर की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने कृष्णा नदी के क्षेत्रों का विस्तार किया और उन पर कब्जा किया। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख विदेशी यात्री और उसका विवरण। सबसे पहले हैं अबू अब्दुल्ला या अब्न बबूता। ये मोरक्को से थे। इन्होंने अपने जीवन के 30 साल उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और पश्चिम में पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी चीन तक यात्रा की। इन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में हरिहर प्रथम के शासनकाल का विवरण छोड़ा है। फिर है निकोलो डे कोंटी। ये इतालवी व्यापारी, विद्वान और एक यात्री थे जिन्होंने देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। इन्होंने निकोलो कोंटी की यात्रा में एक विवरण छोड़ा है। अब्दुल रजाक यह एक फारसी तैमूरीद इतिहासकार और विद्वान थे। इन्होंने फारस के तैमूरीद वंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। इन्होंने अपने मतला सदाइन व मजमा उल बहरी में देवराय द्वितीय के शासनकाल का विवरण दिया है। अथानासियस निकितन वह भारत आने वाले पहले रूसी यात्री और व्यापारी थे। इन्होंने अपनी भारत यात्रा में मोहम्मद तृतीय के अधीन बहमनी साम्राज्य की स्थितियों का वर्णन किया है। लुडोविको डे वर्थेमा ये इतालवी व्यापारी और यात्री थे। इन्होंने भारत का दौरा किया और मिस्र, भारत, सीरिया आदि की यात्राओं में अपने संस्मरण छोड़े। वह मक्का की पवित्र तीर्थ यात्रा करने वाले पहले ईसाई थे। डुआर्टे बारबोसा ये पुर्तगाली लेखक, सूक्त लेखक और खोजकर्ता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय महासागर से सटे देशों और इनके निवासियों का लेखा जोखा में कृष्ण देव राय के अधीन विजयनगर शासन का विशद विवरण किया था। डोमिंगो पेस ये पुर्तगाली व्यापारी, लेखक और खोजकर्ता थे। इन्होंने भारत का दौरा किया और प्राचीन शहर हम्पी के सभी ऐतिहासिक विवरणों का
सबसे विस्तृत विवरण दिया, जो कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य द्वारा शासित था। फर्नाओ नुनीज ये पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़ा व्यापारी थे, जिन्होंने अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और विजयनगर में 3 साल बिताए। इन्होंने विजयनगर के इतिहास, खासकर शहर की स्थापना, शासकों के 3 राजवंशों के बाद के करियर और दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के रायों के साथ इनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इन्होंने साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलुओं का भी उल्लेख किया और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की प्रशंसा की और साथ ही बताया कि कैसे महिलाओं को राजा की सेवा में नियुक्त किया जाता था। मार्को पोलो एकमात्र यात्री जो इब्न बतूता के सबसे महान मध्ययुगीन यात्री के टैग को टक्कर दे सकता था। 1290 ईस्वी में चीन से यात्रा करते हुए भारत के विपरीत छोर एक तमिल बंदरगाह पर पहुंचा। मार्को पोलो को आश्चर्य हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत में दर्जी या सीमस्ट्रेस थे। वह अपने लिए कोट बनवाने में असफल रहा। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर 1605 से 1689, वह 17वीं सदी के फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री थे। वह एक निजी व्यक्ति और व्यापारी थे जो अपने खर्च पर यात्रा करते थे। इन्होंने अपने हिसाब से 1630 से 1668 के बीच फारस और भारत की 6 यात्राओं में 60,000 लीग यानी 1,20,000 मील की दूरी तय की। इन्होंने गोलकुंडा हीरे की खदानों का सबसे पहला विश्वसनीय विवरण दिया था। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एम्पियन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जुड़ा नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, V.A. स्मिथ। माधव स्वरूप वत्स यानी M.A. वत्स ने 1926 में हड़प्पा की खुदाई की थी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। काशी नारायण दीक्षित जॉन मार्शल की टीम का हिस्सा थे। इन्होंने 1937 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। 1937 में इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। V.A. स्मिथ या विंसेंट आर्थर स्मिथ एक प्रमुख ब्रिटिश एंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार थे। हालांकि उन्होंने प्राचीन भारत के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में शामिल नहीं थे। स्मिथ का काम मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्मों पर केंद्रित थे और इन्होंने सीधे तौर पर पुरातात्विक खुदाई में भाग नहीं लिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। आइए गौतम बुद्ध के जीवनी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नेपाल के पिपरहवा जिले के पास लुम्बिनी के शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक यानी शास्य के गणतंत्र वंश के प्रमुख थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 ही दिन बाद इनकी मां माया की मृत्यु हो गई। अपनी मां की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण पालक मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही बुद्ध के मन में ध्यान की स्थिति थी। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना विवाहित जीवन त्याग दिया और अपना घर छोड़ दिया। लोगों का दुख देखकर वे द्रवित हो जाते थे। विशेष रूप से उन्होंने एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखा। वे 6 से 7 वर्षों तक भटकते रहे और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां वे बुद्ध यानी प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाए। सारनाथ में अपना पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहे और केवल वर्षा ऋतु में विश्राम किया। गौतम बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में आता है, नामक स्थान पर हुआ था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा है। उनकी महान सैन्य विजयों के कारण, जो उनके दरबारियों और कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होती है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी से जुड़ा है। इनसे हरिसेन द्वारा लिखित उत्कृष्ट संस्कृत में शास्त्रीय गुप्त युग का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशंसा में एक स्तुति है और इसमें दक्षिण के उनके अभियानों सहित उनके शासनकाल की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
वेन्सांग। फाहियान कौन थे? वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। वह पहले चीनी तीर्थयात्री थे जो 405 से 411 ईस्वी के बीच भारत आए थे। वेन्सांग 630 से 645 ईस्वी। वह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। इत्सिंग, इन्होंने 673 ईस्वी में भारत का दौरा किया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे सबसे पहले हेरात के अबू बकर ने और फिर 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने संस्मरण आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के रूप में भी जाना जाता है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसमें उनके जीवन से संबंधित घटनाएं शामिल थी। तुर्की भाषा मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं थी। फारसी भाषा मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा के रूप में मुगल शाही अधिकारी अब्दुल रहीम खान द्वारा 1589 ईस्वी में किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप हकीम खान की कमान में और अंबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया युद्ध था। हालांकि युद्ध में मेवाड़ की सेना की हार हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने बहादुर प्रतिरोध को जारी रखते हुए बच निकले थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ या राजगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। राजगढ़ किले में शिवाजी को 1674 में छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। इन्होंने छत्रपति, शककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधियां धारण की। इंडिका के लेखक कौन थे? ये थे मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। वह एक यूनानी इतिहासकार और पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में सेल्यूकस के राजदूत थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा बंदरगाह है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से था, जो वर्तमान गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि बंदरगाह शहर का निर्माण 2200 ईसा पूर्व में हुआ था। लोथल का सबसे वास्तुशिल्प रूप में परिष्कृत हिस्सा इसका डॉकयार्ड था, जो जहाज़ों के लिए बर्थिंग सुविधाएं प्रदान करता था। यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात कृत्रिम डॉक है, जो साबरमती नदी के पुराने मार्ग से जुड़ा हुआ था। वह गुप्त सम्राट कौन थे जिसने हुणों को हराया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। हुणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और हुणों को उनके द्वारा व्यापक रूप से पराजित किया गया था। यह आक्रमण एक छापे की तरह था और इसका भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं था, लेकिन इस आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के पतन को तीव्र कर दिया। मृत्यु के बाद 5वीं से 6वीं शताब्दी के संक्रमण काल में हुणों ने उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रजत रंगिनी। रजत रंगिनी 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखी गई संस्कृत की एक महाकाव्य कविता है। यह उन कई शाही राजवंशों का लेखा जोखा है जिन्होंने कश्मीर के प्राचीन साम्राज्य पर उसके उद्भव से लेकर कवि के अपने समय तक शासन किया। कौन सा शिलालेख रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़। आइए देखते हैं शिलालेख और उससे संबंधित शासकों। हाथी गुम्फा कलिंग शासक खारवेल से जुड़ा हुआ है। जूनागढ़, गिरनार, रुद्रदमन उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालों में से एक पुष्पगुप्त गिरनार के पास सुदर्शन झील पर बांध बनाने के लिए जिम्मेदार था। नासिक शिलालेख गौतमी बालासारी सातवाहन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। इलाहाबाद स्तंभ प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था तथा हरिसेन द्वारा रचित था। भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त से संबंधित। पहाड़पुर गुप्त राजा बुद्धगुप्त के शासनकाल के दौरान बांग्लादेश के पहाड़पुर में पाया गया। एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय रविकीर्ति द्वारा लिखित। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख करता है। मंदसौर मालवा राजा यशोधर्मन से संबंधित है। ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजा भोज प्रथम। शिलालेखों से हमें यह भी पता चला है कि विद्वान ब्राह्मणों जिन्हें अग्रहार कहा जाता था को सभी करों से मुक्त भूमि अनुदान दिया जाता था।
बांसखेड़ा हर्षवर्धन के हस्ताक्षर वाली ताम्रपत्र हर्ष की वंशावली बताती है। देवपारा प्रशस्ति बंगाल शासक विजय सेना। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जिसे मुमलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। इन्होंने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में।